नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन क्लास पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। आइए आज से बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स, तो बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स की हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के साथ साथ पहली क्लास इंट्रोडक्शन बेस होगी और एक दो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, है ना, पाठ्यक्रम क्या है आपकी यूनिवर्सिटी का। तो देखो जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वैसे तो देखो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी का सेम है। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप क्या करें, आप अपने टॉपिक देखें और लेक्चर के टॉपिक को देखें, मैच करें और उसे पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो पाठ्यक्रम है ये आपका CCSU का है ना, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है ना। तो इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है, CCSU का जो थर्ड ईयर है वो आपको पता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और अदर यूनिवर्सिटी है जिनका सिलेबस बिल्कुल सेम है वो सब्जेक्टिव है, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे है ना ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, ये कैसा है आपका, इसका एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर। आप जानते हैं 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट कह सकते हो या बुक फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है। पेपर फर्स्ट, बुक फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स क्लियर है। तो देखो रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी को हिंदी में कहते हैं आपेक्षिकता। और देखो बैच में इस प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि ये आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो अब तक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, बीएससी में भी और 12th में भी वो हिंदी मीडियम से पढ़े, वो हिंदी मीडियम में अब भी हैं, वो स्टूडेंट भी कवर हो सके, और वे स्टूडेंट जो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो भी कवर हो सकें, ठीक है। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक हिंदी में पढ़ते आए हैं और अब इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इस साल, तो वे स्टूडेंट भी कवर हो सकें, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो बैच का जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, तो किसी भी प्रकार के विद्यार्थी को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स, आपने सुना है एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन जिस सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिस प्रिंसिपल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, उस सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो आपेक्षिकता क्या होती है, आपेक्षिकता यानी एक तरीके से तुलना करनी है, एक प्रकार की वस्तु की दूसरे प्रकार की वस्तु से तुलना करनी है, गति की, है ना, एक बॉडी की, एक वस्तु की गति की दूसरी वस्तु की गति से तुलना करनी है, विराम की विराम से तुलना करनी है, गति की तुलना करनी है, कुल मिला के तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आप कहेंगे आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो इस बुक में आप के जो पार्ट हैं वो 2 हैं, एक तो आप आपेक्षिकता के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा आप स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी सांख्यिकी है, भौतिकी, यानी जो भौतिकी का पार्ट है सांख्यिकी वाला, वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें आइंस्टीन और भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए सत्येंद्र नाथ बोस, उनका काफ़ी योगदान रहा, तो उनके योगदान को भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है और कोई ज़्यादा थोड़ा समझने वाली बुक है बस थोड़ी, और ज़्यादा कोई बड़ी बुक नहीं है, एक बहुत छोटी सी बुक है। इसे आप, है ना, हम आज की क्लास जो है इस बुक की ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों बुक आपकी चलती रहेंगी। तो देखो बुक सेकंड जो है, या आप इसे पेपर सेकंड कह सकते हो। पेपर सेकंड या बुक सेकंड जो है आपकी, वो क्या है, आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यानी फिजिक्स में सॉलिड स्टेट, आप जानते हो जो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी बॉडी होती है, उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 स्टेट होती हैं किसी भी पदार्थ की, मैटर की। तो हम इस बुक में किस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में से किस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। एक पार्ट तो बुक का ही हो जाएगा, और दूसरा पार्ट है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का अर्थ क्या हो जाएगा, नाभिकीय भौतिकी। आप जानते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो परमाणु की संरचना है, उसके मिड में, उसके सेंटर में कौन होता है, नाभिक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और न्यूक्लियस की स्टडी भी जिस फिजिक्स की ब्रांच में की जाती है उसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो ये जो बुक है आपकी, आधी बुक में तो आप सॉलिड स्टेट की बात करेंगे और आधी बुक में आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। ये सेकंड पेपर है आपका, बुक सेकंड आप इसे कह सकते हैं। और जो थर्ड बुक है या पेपर थर्ड जो है वो आपका जो है उसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो थर्ड बुक पढ़ी थी, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है ना, यानी मूल परिपथ तथा प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिकी, बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड बुक है ये। तो इसके 9 चैप्टर जो है ना बिल्कुल सेम है उस बुक की तरीके से, है ना। लगभग 14 चैप्टर हैं इसमें, 14-15, बाकी के चैप्टर कुछ अलग हैं, लेकिन तो 8-9 चैप्टर बिल्कुल सेम है। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की भी पढ़ी हुई है, बस थोड़ा और विस्तार है, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो बुक का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जो आपके सर्किट होते हैं, परिपथ होते हैं ना, डायोड होते हैं, जंक्शन डायोड जिन्हें संधि डायोड कहा जाता है हिंदी में, और आप जानते हो ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, ट्रायोड होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में फिर आप देखते हो पीएन जंक्शन डायोड बन जाते हैं ना। फिर एक बहुत तरीके के डायोड होते हैं कुल मिला के, जो आपने पढ़े भी हैं। एक होता है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ ब्रिज डायोड, सेतु डायोड जिसे कहते हैं। तो इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, और एक सोलर सेल होता है। तो इन सब चीज़ों का, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आपके उपकरण हैं, उनका अध्ययन किस में करेंगे हम, थर्ड पेपर में, जिसका नाम बुक थर्ड का क्या नाम है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हैं ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी। सिलेबस आपको समझ में आया। सिलेबस डिस्कस करने के बाद आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हम अब जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है बाकी, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, बस केवल इस बुक का अध्ययन करेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये जो बुक स्टार्ट होगी वो आपको, आप साथ साथ बस जो आपको मैं लेक्चर में पढ़ाऊँ उसे आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। पीडीएफ नोट्स बाकी आपको ग्रुप में मिलेंगे ही, और साथ में आप उसे बिल्कुल तैयार करते चलें, कवर करते चलें। तो नोट्स जो हैं आपको ग्रुप में मिलेंगे, और नोट्स की हेल्प से जिनका सब्जेक्टिव है एग्ज़ाम, वो नोट्स को उस तरीके से तैयार करते चलें, लर्न करते चलें, लिख लिख कर देखें क्वेश्चंस को। और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो पॉइंट, है ना, पॉइंट वाइज पढ़ें, मेन मेन टॉपिक पढ़ें, नोट्स बना करके अंडरलाइन करें मेन मेन बातों को, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है। आइए देखते हैं रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो ये जो बुक है इसकी हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा 4 यूनिट होती हैं हर बुक में, ठीक है। तो पहली यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रिलेटिविटी। यानी जो बुक का नाम है ना, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिविटी, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, आपेक्षिकता, जैसे कि लिखा भी हुआ है आपेक्षिकता। देखो रिलेटिविटी जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो आपका पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से है ना, 1-2 टॉपिक कर लेते हैं आज की क्लास में। तो जो पहला टॉपिक है आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और इसे आप रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हो। इसके 2 नाम, मतलब ये तो इंग्लिश की बात है ना, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रेफरेंस का फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम, है ना। तो रेफरेंस फ्रेम, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र, क्लियर है। और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो है ना, आपको थोड़ा बहुत कुछ ये पता होगा इसके बारे में। बाकी मैं बता देता हूँ। देखो एक सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन होता है, यानी एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, और ये इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन को मूल बिंदु, ठीक है। तो देखो कोई कण है या कोई
ये रखा कोई कण, तो इस कण की स्थिति आप कैसे बताओगे? देखो आप बता सकते हो इस कण की स्थिति कि ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है। भाई मान लो कुछ दूरी भी, कुछ भी हो सकती है, मान लो कितनी दूरी है x, ठीक है। और ये जो कण है y अक्ष पर मूल बिंदु से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? y दूरी पर, ठीक है ना। और देखियो z अक्ष से कितनी दूरी पर है, मान लो z दूरी पर है, मान लो, है ना। ये जो मैंने बना रखा है ना, देखो ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम का मतलब ये हुआ, और ये बोर्ड जो कैसा है 2D है, तो इसलिए जो मैंने बना रखी है ये वाला, ये जो बिंदु P पर एक कण रखा है, तो ये कण इस प्लेन में नहीं रखा, बल्कि वो ऐसे रखा है ना, ऐसे रखा है कहीं। तो x अक्ष पे भी कुछ है दूरी, y अक्ष पर भी है और z अक्ष पर भी है। तो मान लो z अक्ष पर कितनी है, z मान लो, ठीक है, स्मॉल z। तो ये आपको दिख नहीं रहा, कुल मिला के ये जो ऐसे है ना, ये ऐसे रखा है, तो यानी यहाँ पे है ये हवा में जो बिंदु है। तो x अक्ष पर भी कुछ दूरी है, y अक्ष पर भी कुछ दूरी है और z अक्ष पर भी कुछ दूरी है। तो जो इसके निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो क्या हो जाएंगे? x, y, z। बात क्लियर है? यानी x अक्ष पर कितना चला, x, y अक्ष पे स्मॉल y और z अक्ष पे स्मॉल z। तो एक बिंदु, यानी वो जो कण था उसकी स्थिति पता चल गई कि x अक्ष पर मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से कितना चलता है, x चलता है, और y एक्सिस पर मूल बिंदु से y चलता है ओरिजिन से, और z एक्सिस पर स्मॉल z चलता है ओरिजिन से। तो आपको पता चल गया कि इसकी जो स्थिति है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है ना। तो पोजीशन पता चल गई, किसकी हेल्प से पता चली? एक किसके, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से, यानी जो निर्देशांक अक्ष हैं उनके समूह से। निर्देशांक अक्ष का समूह है ना, ये भी निर्देशांक अक्ष है, ये भी निर्देशांक अक्ष है, ये भी निर्देशांक अक्ष है, यानी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसके कारण क्या पता चल गई है, किसी वस्तु की या किसी कण की स्थिति पता चल गई है, किसी पार्टिकल की पोजीशन पता चल गई है, ज्ञात हो गई है। बात समझ गई? तो इसका मतलब है, इसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। तो देखो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, जो बात मैंने समझाई आपको वही आपको लिख देनी है, यदि आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो, है ना। बाकी नहीं तो चीज़ों को समझ लीजिए, फिर तो आप, है ना, ऑब्जेक्टिव में तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उन्हें रिवाइज करते रहना है, ताकि कॉन्सेप्ट माइंड से स्लिप ना हो, ठीक है, भूले ना आप, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, यानी ऐसा कोऑर्डिनेट्स का ऐसा सेट जिसकी हेल्प से किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, ऐसा कोऑर्डिनेट का सेट क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान देना, बड़ा पढ़ाना कठिन है, देखो, है ना, क्योंकि कई चीज़ों को मतलब पढ़ाना कठिन किसके लिए है? बीएससी फाइनल ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो देखो ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों मीडियमों को कवर करना है, एक बात ये ध्यान रखनी है दोनों टाइप को कवर करना है, सब्जेक्टिव पेपर हो जिनका उन्हें भी, और जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर हो उन्हें भी, ठीक है ना। तो आप लोग बताएं, कुछ गाइडेंस जरूर दिया करें, वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें, है ना, कोई अपनी सुझाव हो वो बताया करें, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के अनुसार मैं चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मेन तो आप ही हैं। तो ध्यान देना, ये बात समझ में आई आपको? तो यानी निर्देशांक अक्षों का वह समूह जिसकी सहायता से किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा समूह क्या कहलाता है? निर्देशांक अक्षों का निर्देश तंत्र कहलाता है। तो देखो क्या कहेंगे? द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से, है ना, बाय हेल्प ऑफ विच क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, पार्टिकल यानी कण, द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है जी। तो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट जिसकी हेल्प से आप पोजीशन किसी पार्टिकल की क्या कर रहे हैं?
कैन बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात की जा सकती है, जिसकी हेल्प से किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, डिटरमाइंड। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन लगा के, इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। बात क्लियर है? तो उसे क्या कहते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसकी हेल्प से किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड किया जा सकता है, उसे ही आप क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। कर लेंगे? तो इसे आप क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र हिंदी में कहते हैं। तो बात समझ में आई? ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब भी आप क्लास लें तो आप रफ जो बाइंडर है उसे लेकर जरूर बैठा करें और चीज़ों को नोट करते रहा करें, है ना। बाकी पीडीएफ नोट्स की हेल्प से आप फेयर नोट्स बना लेना। तो फिर जो फेयर नोट्स बनाओगे, पीडीएफ नोट्स और जो क्लास के समय जो आप नोट्स बना रहे हो रफली, दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करो, है ना। बाकी एक आध बुक रख लिया करो, तो तब अपने नोट्स बनाया करो, वो बेस्ट नोट्स होते हैं क्योंकि वो सबका कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो ना। चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 टाइप का होता है। तो देखो ये सब आप देख लेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप बता देता हूँ, टाइप कितने प्रकार के हैं ना। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दो या रेफरेंस फ्रेम कह दो, एक ही बात है। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र के प्रकार। जो देखो ध्यान से सुनना, निर्देश तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इसे बोलते हैं हिंदी में जड़त्वीय। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्व क्या होता है या इनर्शियल क्या होता है बताएं। तो ये वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ध्यान दो, इनर्शिया, इनर्शिया समझते हो आप, जड़त्व समझते हो, इनर्शिया या जड़त्व। इनर्शिया उसे कहते हैं यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है ना। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसे गैलीलियो प्रिंसिपल भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम है ना, गति के जो 3 नियम थे, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसके अंतर्गत जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे ना तब तक बॉडी जिस पोजीशन में है उसी में रहेगी। जैसे मार्कर है तो ये रेस्ट में है, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा बाहर से तब तक ये मोशन नहीं करेगा। तो कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और कोई मोशन कर रही है वस्तु, जैसे कार है मोशन कर रही है, तो जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन ही करती रहेगी। बात समझ आई? तो कहने का मतलब है कोई वस्तु जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन में है, वो उसी में रहना चाहती है। यानी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बॉडी अपनी पोजीशन में होने वाले परिवर्तन का, चेंज का क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है। तो वस्तु के इस गुण को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, इनर्शिया, और हिंदी में कहें तो जड़त्व, इनर्शिया या जड़त्व। तो ये क्या है, इनर्शियल, इनर्शिया से ही इनर्शियल बना और जड़त्व से ही जड़त्वीय शब्द बना। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये इसी से रिलेटेड है कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें 2 वर्ड आप देखें, एक तो है अनएक्सेलरेटेड, इन 2 वर्ड को आपको याद रखना है। तो अनएक्सेलरेटेड इसे बोलते हैं हिंदी में अत्वरित, और एक होता है नॉन रोटेटिंग। नॉन रोटेटिंग को हिंदी में बोलते हैं अघूर्णिंग। ठीक है जी।
तो कहने का मतलब है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कैसा हो, मतलब जो जड़त्व की बात को फॉलो करता हो। फॉलो करने का मतलब है अनएक्सेलरेटेड हो वो। अनएक्सेलरेटेड का मतलब है देखो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, अत्वरित का अर्थ है उसमें त्वरण नहीं है। और त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, स्पीड आपको पता होना चाहिए, स्पीड के बढ़ने को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्लियर है, यानी गति, वेग, चाल के बढ़ने को ही त्वरण कहा जाता है। तो कहने का सीधा सा अर्थ ये हो जाएगा, अब वेग, चाल, स्पीड, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, तो बढ़ नहीं रही तो इसका मतलब क्या है, अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल या तो किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। और चाल बढ़ नहीं रही तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। भाई ये रेस्ट में है तो रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में ही रहेगा, तो स्पीड है ही नहीं तो बढ़ेगी कहाँ से। तो रेस्ट अनएक्सेलरेटेड का एक मीन्स क्या हो जाएगा, रेस्ट में है। और दूसरा मीन्स हो जाएगा कि वो मोशन में तो है लेकिन किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स ये होता है कि वो इसे बोलते हैं एक समान गति में है। वो कैसी गति कर रहा है, एक समान, यानी उसकी चाल ना बढ़ रही है और ना ही घट रही है। और ये क्या है, विराम या स्थिर अवस्था। क्लियर है। तो अनएक्सेलरेटेड का अर्थ क्या हुआ, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब वो रेस्ट में हो या तो, ठीक है, और जब वो किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। क्लियर है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में भी स्पीड वेलोसिटी नहीं बढ़ती है और रेस्ट में भी स्पीड वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। यानी जब कोई पिंड जो है, वस्तु जो है वो विराम में हो या एक समान गति में हो, तो दोनों ही स्थितियों में उनकी चाल में कोई वृद्धि नहीं होगी, वेग में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब है स्पीड के ना बढ़ने को, चाल वेग के ना बढ़ने को क्या कहते हैं, त्वरित होना कहते हैं। यानी उसमें त्वरण नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो अनएक्सेलरेटेड होना कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। और दूसरा है नॉन रोटेटिंग। तो नॉन रोटेटिंग का अर्थ है अघूर्णी। एक होती है मोशन जिसे कहते हैं घूर्णन गति, यानी रोटेशनल मोशन। ये नहीं होती, ये होती है ये अपनी ही अक्ष पे घूमना। जैसे आपको पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है ना, तो एक तो होता है सूर्य के चारों ओर गति पृथ्वी की, और एक होती है अपनी अक्ष पर। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, उसे बोलते हैं परिक्रमा या परिक्रमण, यानी रिवोल्यूशन। और एक होता है जो अपनी अक्ष पर होता है, इसे घूर्णन कहते हैं, या इसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो देखो नॉन रोटेटिंग का अर्थ हो जाएगा कि वो अघूर्णी है, यानी घूर्णन गति नहीं कर रही है, यानी रोटेशनल मोशन नहीं कर रही है। ठीक है ना, कोई भी बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसा निर्देश तंत्र, ठीक है, एक बार सुन लीजिए हिंदी में, ऐसा निर्देश तंत्र जो अत्वरित होता है। अत्वरित होने का अर्थ है या तो वो विराम में होता है वो निर्देश तंत्र, या वो एक समान चाल से गति कर रहा होता है। अत्वरित होने का अर्थ ये है। और साथ में वो निर्देश तंत्र कैसा हो, अघूर्णी हो, यानी घूर्णन गति ना कर रहा हो। तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड हो, और अनएक्सेलरेटेड का मीन्स क्या होता है कि या तो वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, तो उसका मतलब है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो अनएक्सेलरेटेड होगा। ठीक है। और दूसरा नॉन रोटेटिंग होना चाहिए, कि यानी वो रोटेशनल मोशन ना कर रहा हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड हो, नॉन रोटेटिंग हो, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कर लेंगे। तो कहने का मतलब है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड, और ब्रैकेट में लिख देना एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ब्रैकेट बंद, एंड नॉन रोटेटिंग कॉमा इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि वीडियो क्लास के हेल्प से भी आप अपने नोट्स बना सके, है ना, यदि आपको पीडीएफ नोट्स ना भी मिले। बाकी मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव जिनका पैटर्न है वो तो चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने, पीडीएफ नोट्स उन्हें मिलेंगे तो अपने नोट्स बनाते चलें, लेकिन चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, मेन चीज़ें आप लिख के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, एमसीक्यू जो होते हैं। ठीक है ना। तो आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं। ठीक है। आगे देखें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड है और नॉन रोटेटिंग है, वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अनएक्सेलरेटेड क्या होता है आप समझ चुके होंगे अच्छे से। बाकी कोई बात ना समझ आई आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना।
और नॉन रोटेटिंग का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलें फिर आगे, चलो। तो देखो इसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसे बोलेंगे नॉन इनर्शियल। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें यहाँ पे ए लग जाएगा, ए जड़त्व निर्देश तंत्र। ठीक है जी, ए जड़त्व निर्देश तंत्र। ठीक है, चलो जब यहाँ बदल रहा है तो यहाँ भी बदल जाएगा, अन हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड, और यहाँ ए हट जाएगा, यहाँ भी नॉन हट जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ ये सब एक्सेलरेटेड का मीन्स क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी का बढ़ना, चाल या वेग का बढ़ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो और रोटेटिंग हो, क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो त्वरित हो और अघूर्णी हो, क्या कहलाता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। देखो अब त्वरित का या एक्सेलरेटेड का क्या मीन्स है, मैंने आपको बता चुका हूँ। किसी भी वस्तु की गति बढ़ रही हो, चाल या वेग बढ़ रही हो, बढ़ रहा हो, है ना, तो क्या होता है, वस्तु में एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, त्वरित होना। ठीक है, और अघूर्णी का अर्थ क्या होता है, अघूर्णी का अर्थ ये हो जाएगा कि घूर्णन गति, हाँ यहाँ से भी ए हटेगा, घूर्णी हो जाएगा ना, यहाँ से नॉन हटा है ना, घूर्णी, यानी वो घूर्णन गति कर रहा है, ऐसे है ना, घूर्णन गति कर रहा है, जो पार्टिकल है, कण है या कोई वस्तु है। बात समझ आई? देखो सुन लीजिए एक बार, एक्सेलरेटेड का मीन्स क्या है, स्पीड या वेलोसिटी का बढ़ना। तो कोई पार्टिकल जिसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड पार्टिकल और बॉडी। और रोटेटिंग का अर्थ है कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, कौन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो, रोटेटिंग हो, तो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग कॉमा इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस करा दिया है, बाकी जो इसकी और आगे के टॉपिक हैं हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सिंसियरिटी से आज से अपनी स्टडी को आरंभ कर दीजिए, फिर अच्छे से हम पढ़ते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन एक बड़े शायर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि पूरी धरा का भी साथ हो तो और बात है, मगर आपका जरा भी साथ हो तो और बात है। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का साथ जो है वो बड़ा आवश्यक होता है। तो कहने का, हाँ, एक शेर उसमें और रह गया कि पूरी धरा का भी साथ हो तो और बात है, मगर आपका जरा भी साथ हो तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं एक पाँव से भी लोग, मगर दूसरे का भी साथ हो तो और बात है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, एक पैर से यात्रा नहीं की जा सकती है। तो यदि अच्छी तरह यात्रा करनी है तो एक पैर शिक्षक का और एक पैर विद्यार्थी का मिल करके, यानी कुल मिला के इसका अर्थ क्या है, दोनों का सहयोग होना चाहिए। और सहयोग कैसा, कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसे उसी दिन बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, जो मैं आपसे अपेक्षा करूँ आप उसे पूरा करते रहें। मैं यदि मेहनत कर रहा हूँ बिना किसी स्वार्थ के, तो आप भी अपने ऊपर बिल्कुल सीरियस होकर के मेहनत करें। ठीक है, तो ऐसी आप पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे से, PDF नोट्स की हेल्प से और वीडियो क्लास की हेल्प से आप अपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे और बहुत मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।